एक रात मैं अपने होने वाले शौहर से फोन पर बातें कर रही थी कि अचानक नेटवर्क चला गया, तो मैं आधी रात को छत पर गई थी। लेकिन इस रात छत पर कोई था। इसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। इसने मुझे दबोच लिया और मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन शादी वाले दिन पता चला कि मैं पेट से हूँ, तो लड़की वालों ने शादी तोड़ दी। माँ इनके पैरों में गिर गई तो दूल्हे का बाप बोला, इसकी शादी मुझसे करवा दो। माँ मान गई और मेरे ससुर से मेरी शादी हो गई। वो सुहागरात के लिए कमरे में आया। जैसे ही इसने अपने कपड़े उतारे, मेरी तो जान निकलती जा रही थी। मेरे ससुर जो थे वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिए और मेरे लबों के जाम को पीने लगे। मैं इनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुझे अपनी बाहों के हिसार में जकड़ के रखे हुए थे। वो बहुत अजीब अजीब तरह से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। ये पूरे जोश में थे और जबरदस्ती अपना हक मुझसे वसूल कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने कपड़े निकाले, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इसका आज मेरी शादी हुई थी और मेरी सुहागरात थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, पर मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे हालात बहुत बुरे थे। मेरी आंखों पे लगाया गया काजल फैल चुका था और मेरी लिपस्टिक भी अपनी जगह पर नहीं थी। मेरा शौहर अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरे हालात बहुत अजीब से थे, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मेरी शादी बड़े ही अजीब व गरीब हालात में हुई थी। फिर भी दिल को तसल्ली देने लगी कि अब शादी तो हो गई है, जिंदगी तो गुजारना है, मरना तो नहीं है। जिंदगी जैसी भी हो, इंसान को जीने का शौक रहता ही है, चाहे वो इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर के बाद मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। जब मैंने इसको देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी होने वाली है। पर जैसे ही इसने मेरी तरफ देखा और अपने आंसू ऊपर की, तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि इसके हाथ में तो मैं सपनों के ख्याल और उमंगों से भरी हुई एक जवान जहान लड़की थी। मेरा नाम अलीना है। कुछ ही दिन में मेरी शादी होने वाली थी। मेरे सारे घर वाले मुझे किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी शादी तो मेरी पसंद से नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लड़का पसंद आ गया था। कहा जाता है पसंद शादी नहीं हो, तो इसमें यही होता है कि आपको लड़के की तस्वीर दिखा दी जाती है या फिर इसे मिलवा दिया जाता है। अगर आपको लड़का पसंद आ जाए तो आप इसे शादी कर ले, तो इसी को अरेंज मैरिज की शादी कहते हैं। मेरे तो घर वालों की पसंद की शादी हो रही थी, मोहब्बत की शादी नहीं। मोहब्बत की शादी वो होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इसके बाद शादी करने का इरादा रखते हैं। लेकिन मैं अपने घर वालों को पसंद की शादी पे भी खुश थी, क्योंकि लड़का मुझे पसंद था। आजकल घर में बहुत रौनक लगी हुई थी। मेरे बाबा तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरी काफी सारी कजिन्स थी। मेरी माँ ने ही मेरे लिए सब कुछ किया था। दो महीना पहले ही मेरी कजिन सब ढोलक लेकर के बैठ गई थी और रोज ही घर में कोई ना कोई हंगामा होता था। रौनक लगी हुई थी। जब लड़की की शादी होती है तो इसको इस बात की खुशी होती है कि मुझे नए नए कपड़े मिलेंगी। मेरी सारी सहेलियां मुझे किसी शहजादी की तरह प्यार करेंगी। मुझे उठ के कोई पानी भी पीने नहीं देगा। लेकिन ये नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, पूरी जिंदगी में इसके साथ क्या होना है। और यकीन मानिए कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। किसी भी लड़की को कोई खबर नहीं होती कि इसकी शादी के बाद इसके साथ क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन दिनों को एंजॉय नहीं करेंगे। 2-4 महीने, 7 महीने, 8 महीने, अगर इसकी किस्मत अच्छी हो तो 1 साल। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। पर ना जाने आज मुझे मेरे बाबा की याद आ गई। मेरी शादी में सिर्फ अभी 1 महीना ही रह गए थे। अगर वो यहाँ होते तो वो बहुत खुश होते। इनकी दुआओं की मुझे सख्त जरूरत थी। मैं अपने बाबा से बहुत करीब थी। इनको इस दुनिया से गए 5 साल ही हुए थे। इनके साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी यादें थी। नीचे अभी से तैयारियां शुरू हो गई थी और लाइट्स वगैरह भी लगने लगी थी। मेरी माँ सब कुछ कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहुत अच्छी से शादी करवाएंगी ताकि मुझे हमेशा याद रहे। वैसे देखा जाए तो इन सारी सजावटों का लड़की की जिंदगी पर कोई असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान 2 पल की खुशी ही मना लेता है, क्योंकि खुशियाँ कोई आपको प्लेट में सजा कर नहीं देता। खुशियाँ तो चुरानी पड़ती हैं। वक्त इस जमाने से इसलिए शायद रस्म रिवाज को बनाया गया है। मैं छत पर खड़ी थी। छत पर बहुत खामोशी थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरी शादी सर्दियों में हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है। मुझे कामदार कपड़े पहनने में आसानी होगी और शायद मैं अपने शौहर के साथ हनीमून भी जाऊंगी। ठंडे इलाके में शौहर के साथ जाना और सैर करना हर लड़की का सपना होता है। मेरे लिए भी यह मेरा सपना था।
खैर मैंने अपने आप को ही थाम लिया और आंखें बंद कर ली जब अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे खींच लिया। इसकी जकड़ बहुत मजबूत थी। वो मेरा कोई अपना नहीं था। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, मेरे साथ ज्यादती कर दी। मुझे याद है कि मैंने एक चिड़िया देखी थी, मुझे एक चिड़िया नजर आई थी, लेकिन रात के वक्त ये चिड़िया कैसे बस मेरी आंखों के सामने कोई चिड़िया थी काले रंग की, या शायद वो इस चिड़िया का निशान था। मुझे और कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब मुझे नीचे उतारा गया मैं बेहोश हो चुकी थी। शायद सब लोग मुझे ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, और 2-4 घंटे के बाद मैं इनको मिली। छत पर बहुत अंधेरा था, घर को रोशनी से सजा दिया गया था। छत के ऊपर कोई लाइट नहीं लगाई गई थी, छत के ऊपर लाइट का कोई काम ही नहीं था। छत के ऊपर दीवारें भी थी। दीवार इतनी ऊंची बनी हुई थी कि अगर कोई बैठा भी हो तो नजर नहीं आता। इसलिए घर वालों को मेरी तलाश करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे कोने में लाश की तरह रख दिया था। कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए छत पे भी आए थे, लेकिन मैं इनको नजर नहीं आई। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो मैं इनको नजर आई और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। ये बात सिर्फ मेरी माँ और करीबी रिश्तेदारों को ही पता थी। इनको ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने बताया भी नहीं। मैं डर गई थी। मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, जब सारी सारी रात बैठ के तुम लोगों गाना गाओगे, मेहंदी लगाओगे, आराम नहीं करोगे, तो फिर यही सब होगा ना। पूरा दिन पूरी रात इंसान जागेगा तो ऐसा ही होगा। आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चली गई, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैंने कहा माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी माँ कहने लगी चलो जो हुआ सो हो गया, आज के बाद तुम अपने आप पर थोड़ा ध्यान दो। शादी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इतना जागोगी तो चेहरे से रौनक खत्म हो जाएगी। दुल्हन के चेहरे पे रौनक नहीं होगी तो प्यारी कैसे लगोगी। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। मैं हाँ में सर हिला दिया। हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मुझ पर जो बीता था वो मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने होठों को खामोश कर चुकी थी। मैंने इस दर्द को अपने सीने में दबा लिया था और किसी को भी कुछ नहीं बताया। और शादी के दिन भी करीब आ गया। अब शादी के बस 3 दिन ही बच गए। इन 3 दिनों तक मेरा बहुत ख्याल रखा गया। मेरी उदासी को यही सोचा गया कि शायद मैं अपने बाबा को याद कर रही हूँ, इस घर से और सबसे दूर जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैंने अपनी जबान बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला था। मुझे नहीं पता कि वो कौन था जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन अभी भी मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती थी। खामोश रहकर ये सब कुछ कर सकती थी। मुझ पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं बेकाबू हो जाती थी, तो बस यही बोल देती कि बाबा की याद आ रही है, आप लोगों से दूर जाने के दुख में परेशान हूँ। बाकी घर में इतनी रौनक लगी हुई थी कि जहाँ तक किसी का मुझ पर ध्यान नहीं गया, और मैंने भी अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, और आखिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। बस आज का ये दिन गुजर जाता तो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता। वक्त का यही इलाज था कि वक्त गुजर जाता। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ फैसला करना मेरी बस में नहीं था। ये फिल्मों में हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में करना मुश्किल है। एक लड़की की शादी टूट जाना इसे भी ज्यादा बुरा होता है। हमारे समाज में एक लड़की की शादी टूट जाने से फिर कोई इसे कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखता। मैं अपने लिए इतना बड़ा सजा कैसे चुन सकती थी? मुझे तो पहले ही एक बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। अब मैं दूसरी सजा अपने लिए नहीं चुन सकती थी। मेरी एक ननद थी, ससुर थे और मेरी सास थी, और मेरा शौहर इकलौता बेटा था। वो लोग बारात लेकर आ चुके थे। बारात आ गई थी। अभी मुझे बाहर तो नहीं बिठाया गया था, लेकिन मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। इसने मुझे देख लिया और कहा कि आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। भाभी, वैसे मैं बहुत खूबसूरत थी और आज मैं दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरी ननद मेरे पास आई और बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से मुझे उल्टी आने लगी। अगर वो मेरे और करीब रहती तो शायद मैं इसके ऊपर ही उल्टी कर देती। मैंने मुंह पीछे कर लिया और इसने कहा कि भाभी, क्या हो गया है आपको? मैंने कहा वो दरअसल डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे पेट के हालात अजीब से हो गए हैं और टेंशन से भी ये सब कुछ हो रहा है। इसने कहा परेशान होने की क्या जरूरत है, आज तो आपकी शादी है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने अपने आप को संभाल लिया, पर थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे उल्टी आने लगी।
मेरी ननद ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा मैं 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। मेरी माँ को यह बात पता चल गई कि मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। मेरी माँ कहने लगी, क्या उल्टा सीधा खा लिया तूने? तेरी ननद ने मुझे तुझे ऐसे करते हुए देख लिया। तुझे नहीं पता बेटा, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि दुल्हन उल्टियाँ कर रही है। मैंने कहा, क्यों, किसी को उल्टी नहीं आ सकती? मेरी माँ ने कहा कि जवान जहाँ लड़कियों को ऐसी शादी वाले दिन थोड़ी ना उल्टी आती है। तुझे ये नहीं पता कि जवान लड़की की उल्टी आने से इसे किस बात से जोड़ा जाता है। इतनी भी तो बेवकूफ नहीं है, ये तो तुझे पता है। मैंने कहा, माँ ये सब कुछ ड्रामा में होता है। मैंने कहा कि माँ, मैंने अपनी ननद को कह दिया था कि मैं डेटिंग कर रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी माँ ने कहा, तो तुमने डेटिंग की है और ये भी तुमने मुझे नहीं बताया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। शादी होने वाली है फिर भी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। क्या जरूरत है तुझे डेटिंग करने की? एक तो मैं बहुत परेशान थी, ऊपर से मेरी माँ मुझे 4 बातें सुनाने लगी। मैंने कहा, माँ बस कीजिए, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप मुझे ज्यादा कुछ मत कहिए। मैंने माँ से ज्यादा बहस नहीं करना चाहा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी जबान भी फिसल सकती है। मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ छुपा लिया और मुझे स्टेज पर बिठा दिया गया। लेकिन मैं स्टेज पे थोड़ी देर ही बैठी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं आ रहा था। मुझे बाद में पता चला कि जब मुझे होश नहीं आ रहा था तो मेरी ननद ने सबके सामने कहने लगी कि पहले भाभी उल्टियां कर रही थी, अब भाभी बेहोश हो गई है। आखिर ये मामला क्या है? ससुराल वाले तो ऐसे ही होते हैं, वो आपके लिए कभी अच्छे नहीं होते। आप इनको सीधी बात बताओ तो इनको उल्टा सुनाई देती है। और यहाँ पर तो मैं खुद फंस गई थी। पहले मुझे उल्टियां आ रही थी, इसके बाद मुझे चक्कर आ गए, तो इन्हें शक तो होना ही था कि लगता है बात कुछ और है। आखिर कब तक मैं इस बात को छुपा सकती थी? मैं तो बड़ी परेशान हो गई, लेकिन मरते न क्या करते। अभी तो मुझे सबकी नजरों का सामना करना था, सबके सवालों के जवाब देने थे। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या समझेंगे। सब कहने लगे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, आखिर दुल्हन को क्या हो गया है। शादी में ही एक शख्स आया हुआ था जो डॉक्टर था, इसने मेरा चेकअप किया तो वो हैरान रह गया। तब तक मुझे होश आ चुका था। जब इसने ये खबर सुनाई, इसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात सबके लिए ही बहुत अजीब थी। मेरी माँ ने कहा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, तूने ये बात भी कैसे कर दी? मेरी बेटी की शादी है और तू इसके बारे में कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सास ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, ताल्लुक नहीं है तो फिर ये पेट से कैसे हो गई? डॉक्टर ने खुद कहा है। मेरी माँ कहने लगी, देखिए ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती और तो आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की है। मेरी माँ डॉक्टर से कहने लगी, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? कह दो ये झूठ है, बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अभी टेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी वाले को मैं जानता हूँ, वो आधे घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देगा। मैंने कहा, मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मेरी माँ ने कहा, तो क्यों ये टेस्ट नहीं करवाना चाहती है? सबके सामने मेरी इज्जत की नीलामी मत कर, चुपचाप जो कह रहे हैं वो कर ले। मुझे पता था कि मैं ही मुश्किल में थी। उन्होंने मुझसे टेस्ट करवा लिया। आधे घंटे में इसने व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी ने वही रिपोर्ट अपने फोन पे ऑन करके सबके सामने दिखा दी। इसने कहा, ये लड़की माँ बनने वाली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मेरी माँ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानती ही नहीं और जैसे मैं इनकी बेटी ही नहीं हूँ। सारे लोग बातें बनाने लगे। मेरी ननद भी उल्टी सीधी बातें करने लगी। मेरी सास तो कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है इस लड़के से मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। मैं अपने सर झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी सास ने मेरी माँ को बहुत बातें सुनाई। आप तो बड़ा कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत शरीफ है, शराफत के दम भर रही थी। देखिए आपकी बेटी ने क्या किया। ये तो हमारी किस्मत है कि हमें सही वक्त पर पता चल गया, नहीं तो हमारे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमारे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है कि इसकी शादी ऐसी लड़की से होती। मेरा होने वाला शौहर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मेरी सास ने कह दिया था कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कभी नहीं कराऊंगी। हम सब जा रहे हैं। मेरी माँ इनके कदमों में बैठ गई और रोने लगी, इनके सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरी माँ को ऐसा करते हुए तो मेरा दिल कट के रह गया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्या ये मेरी गलती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था? लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगर एक लड़की की हालत सबके सामने इस तरह आए तो लोग लड़की को ही गलत ठहराते हैं। इसे ही बदकिरदार कहा जाता है। यही तो करती है दुनिया। एक औरत के साथ मैं भी अपने आप को यही कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ तो एक हादसा हुआ था।
लेकिन मैं किसी भी तरह कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ इनके कदमों में बैठी थी। मेरी माँ ने इन लोगों से कहा, ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ से चले गए तो मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, आपकी बेटी मेरे बेटे से क्या किसी भी लड़के से शादी करने के लायक नहीं है। आप ये चाहते हैं कि हम इस बदनामी की टोकरी को अपने साथ ले जाएं, ताकि हम भी जलील होते हुए। आजकल तो लड़कियों का पैर बड़ी जल्दी फिसल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपकी बेटी भी ऐसी हो गई। क्या क्या नहीं हो रहा है आजकल, पर इसका मतलब ये नहीं कि आंखों से देखकर मक्खी निकल जाए। वो लोग जाने लगे तो मेरी माँ ने इनके पैरों को पकड़ लिया। मेरी सास कहने लगी, हम यहाँ पर शादी नहीं करने वाले, बस बात खत्म। लेकिन आगे मेरे ससुर ने जो बात कही, इसे सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सबके सब हैरान हो गए। मेरे भी कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरे ससुर ने कहा कि मैं इस लड़के से शादी करूंगा, मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मेरी सास के भी होश उड़ चुके थे। वो कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इससे शादी करोगे? मेरे ससुर ने कहा, मैं इस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी करूंगा, वरना इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा कि मेरे होते हुए इसके साथ शादी कैसे करोगे? तो मेरे ससुर कहने लगी, बस अब मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो शादी कर सकता हूँ। तभी मेरी सास कहने लगी, ऐसे कैसे कर लोगी शादी तुम? अगर तुमने शादी के लिए अपना यह कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी मेरे ससुर कहने लगे, तुम्हें जो करना है कर लो, केस करना चाहती हो तो कर दो, कोर्ट में मुझे लेकर जाना चाहती हो तो लेकर चली जाना, लेकिन इतना जान लेना, तुमने अगर मुझ पर केस किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, तुम घर से बेघर हो जाओगी। मेरे ससुर की ऐसी बातें सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। मेरा जो होने वाला शौहर था अपने बाप पर चिल्लाने लगा। तभी मेरा ससुर कहने लगा, खामोश हो जाओ तुम, एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर कर लो इस लड़के से शादी। वो अपनी नजरें झुकाकर माँ के पीछे हो गया। तभी मेरे ससुर ने कहा, अगर मुझसे किसी ने भी इस बारे में अब बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे ससुर की उम्र मुझसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन वो इतने खराब आदमी नहीं थे। इनकी उम्र लगभग 48 साल हो रही होगी। देखने में हट्टे कट्टे थे। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इनके 2 जवान बेटा बेटी भी हैं। मेरी सास भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। खैर, मेरे ससुर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए, मेरे हाथ थामने के लिए तैयार हो गए। मेरी माँ ने इन्हें ऐसे देखा जैसे वो मेरी माँ के लिए मसीहा हैं। मेरी सास की हालत अजीब सी हो गई। उन्होंने कहा, तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा, मैं मर्द हूँ, मैं जिसे चाहूँ शादी कर सकता हूँ, तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो? मैं इस लड़की की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी जरूर करूंगा। मेरी माँ ने फौरन हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, अभी इसी वक्त शादी होगी। मेरी सास और मेरा होने वाला शौहर और मेरी ननद वहाँ से वापस चले गए। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और वो वहाँ से चले गए, जो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। वो लोग मुझे कहने लगे कि कैसी लड़की है जो शादी से पहले ही पेट से हो गई है, पता नहीं किसी के साथ मुंह काला करके बैठी है, इसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है। इसको देखो तो जरा, इसे जरा भी डर नहीं लगा कि शादी करके दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी। दूसरे बच्चे को लेकर इसने कितने निडर होकर शादी करना चाहा। मेरी माँ ने ये सब सुन लिया तो माँ ने इन लोगों से हाथ जोड़ के कहा, आप अगर मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकते तो आप यहाँ से जा सकते हो। उन्होंने कहा, कौन सी इज्जत? आपकी बेटी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी कौन रहना चाहेगा? वैसे भी यहाँ शादी नहीं, यहाँ तो तमाशा हो रहा है। लो भाई, आया था कोई लड़का शादी करने के लिए, अब इससे ये कुधेड़ उम्र का आदमी शादी करने के लिए तैयार है। वो औरतें हंसने लगी, सब लोग चले गए। मुझे वापस कमरे में ले गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी माँ ने कहा, तो इससे शादी नहीं करेगी? अगर तो इससे शादी नहीं करेगी तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे बिन ब्याही माँ बनाकर अपने साथ रखूं और लोग मुझे ताने दें, मेरा जीना मुश्किल करें, तेरा जीना हराम करें। इससे अच्छा है कि तू इस आदमी से शादी कर ले। तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरी इज्जत के बारे में, तुमने मेरा एक बार भी ख्याल नहीं किया। बिना बाप के तुझे मैंने कैसे पाला है ये मैं ही जानती हूँ। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। तूने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अब एक बार मेरी बात तो सुन ले, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी माँ ने कहा, कुछ भी बताने का अब वक्त नहीं है, और आखिरी बात यह है
کہ تم ماں بننے والی ہو، تیری کوکھ میں کسی کا بچہ ہے اور تو وہاں پر دلہن بنی بیٹھی تھی، ایک دلہن جس کی شادی ہے اور پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی شادی والے دن ہی پیٹ سے ہے، تو پھر ایسی لڑکی کا سمجھ کیا کرے گا؟ تجھے پتا ہے، ارے تجھے تو خوش ہونا چاہیے، یہ ایک نیک آدمی نے تیرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی، اب تیری اس سے شادی ہو جائے گی، تجھے اس کا نام مل جائے گا، تو اس کے گھر میں چلی جائے گی، تیرا خود کا گھر پریوار ہو جائے گا، اب اس سے زیادہ تجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا آپ نے اس کی بیوی کو نہیں دیکھا، وہ میرے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ مجھے کبھی چین سے رہنے نہیں دے گی۔ میری ماں نے کہا یہ تیری پریشانی ہے، میری نہیں، وہاں جا کر تجھے یہ سب کچھ سنبھالنا ہوگا، ابھی یہاں جو ہو رہا ہے یہ میری پریشانی ہے اور مجھے اس پریشانی سے نکلنا ہے، اس پریشانی کے ساتھ میں چین سے نہیں جی پاؤں گی۔ میں نے کہا ماں میں آپ کے لیے پریشانی بن گئی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میری ماں نے کہا بیٹیاں ہی تو بڑی پریشانیاں بنتی ہیں، تبھی تو جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب میں خاموش ہو گئی کیونکہ میری ماں نے ہی میرا فیصلہ کر دیا تھا، اب میں کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی، میں بیٹھی رہی زندہ لاش کی طرح جس میں کوئی جان نہیں تھی۔ میری شادی میرے سسر کے ساتھ ہو گئی جس کا نام مقبول تھا، اب وہ میرا شوہر تھا۔ آدھے سے زیادہ رشتہ دار جا چکے تھے، جو کھڑی تھی وہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے ہی کھڑے تھے، کچھ ایسے تھے جو میری ماں کو تسلی بھی دے رہے تھے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش نہیں کی ہے، آپ کا شوہر بھی تو اس دنیا میں نہیں تھا نا، اور آپ کمائی میں لگ گئی، آپ نے بیٹی کو چھوڑ دیا، کاش کہ آپ نے تھوڑا سا خیال کیا ہوتا تو آج یہ ہم سب کے لیے اتنی بڑی بدنامی کا کارن نہ بنتی۔ میری ماں سب کی باتیں سن رہی تھی، پتہ نہیں کہ کس طرح یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کس طرح سے وہ سب کچھ سن رہی تھی اور کہاں سے اتنی ہمت لے کر آ رہی تھی، وہی جانتی تھی۔ خیر میری شادی ہو گئی، میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں فی الحال اپنے گھر تو نہیں لے کر جا سکتا ہوں کیونکہ اس وقت میری بیوی وہاں پر بہت غصے میں ہوگی اور کوئی نہ کوئی بات ضرور کرے گی، لیکن میری ایک رشتہ دار ہے، ہم ان کے گھر جائیں گے، ایک ہفتہ وہیں پہ رہیں گے اور اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میری ماں نے میرے شوہر سے کہا دیکھیے آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پر، میری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے، وہ جوان ہے اور اس سے غلطی ہو سکتی تھی، آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کسی بھی لڑکی کو بیوقوف بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ اب میری بیٹی علینا آپ کی بیوی ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اسے قبول کیا ہے تو آپ اس کا خیال تو رکھیں گے نا؟ اس نے کہا ہاں کیوں خیال نہیں رکھوں گا، میں نے سوچ سمجھ کر ہی شادی کی ہے اور آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا۔ میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ اس آدمی نے کیسے مجھ سے شادی کر لی، کیسے اس نے یہ سب کچھ قبول کر لیا، آخر میں ان سب کی نظر میں ایک بد کردار لڑکی تھی اور میرے پیٹ میں کسی اور کا بچہ بھی تھا۔ پتا نہیں اس آدمی کے اندر شاید بہت رحم دل تھا، یہ وہ آدمی تھا جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا اور یہ آدمی ہے جو میری مدد کر رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت تو نہیں جاگی تھی لیکن عزت ضرور پیدا ہو گئی تھی، اس نے مجھے اس درد سے بچا لیا۔ میری ماں ٹھیک کہہ رہی تھی کیونکہ جو بھی ہو یہ سچ تھا کہ میں ماں بننے والی تھی اور میرے پیٹ میں کسی کا بچہ تھا، اس نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ خیر 2-4 گھنٹے میں اپنی ماں کے گھر ہی بیٹھی تھی لیکن نہ میری ماں مجھ سے کوئی بات کر رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اگر میری پرواہ نہیں ہے آپ کو تو پھر کیوں کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا؟ میری ماں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو رہے گی تو میری بیٹی ہی، لیکن جو تم نے کیا ہے اس کے لیے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنے گھر چلی جا اور واپس میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بار بار چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ماں میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، کیوں مجھے قصہ سنا کر میرا دل جلانا چاہتی ہو؟ کیا بتاؤ گی مجھے کہ کیسے اس لڑکے سے ملی تھی؟ تم لوگ چپ چپ کر کے ایک دوسرے سے ملتے تھے، اگر تم کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی تو پھر تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتی ہو؟ میں تمہاری شادی اسی سے ہنسی خوشی کروا دیتی تھی، تمہیں اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے خود کا تماشا تو بنایا ہی، میری پرورش کا بھی تماشا بنا دیا۔ تم نے تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی اگر زندہ ہوتا تو تمہاری پسند کو ضرور سمجھتا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھے گی؟ تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا، کم سے کم مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ماں آپ میری بات نہیں سن رہی، آپ میری بات سنیں گی؟ آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ نے میری پرورش کی ہے، کیا آپ کو اپنی پرورش پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں مانتی لیکن کم از کم آپ اپنی پرورش پر تو یقین کریں۔ تبھی ماں کہنے لگی میں اپنی پرورش پر کیسے یقین کروں؟ آج کل تو بچے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، اور ہاں مجھے تم پر بڑا مان تھا لیکن تم نے میرا مان خراب کر دیا، مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔
میں माँ के पैरों में बैठ गई और इनको बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपनी माँ को अपने बारे में बताने ही वाली थी कि मेरे शौहर मुझे लेने के लिए आ गया और मेरी माँ ने मुझे इसके साथ रुखसत कर दिया। हम रुखसत होकर अपने शौहर के दोस्त के घर आ गए। मैं एक जगह बैठी गई। इस घर में कोई भी नहीं था, बस मेरा शौहर था। मैं इधर उधर देख रही थी। मेरा शौहर एक कमरे में गया। मैंने इसे झांक कर देखा तो वह बेड बना रहा था, कमरे को सेट कर रहा था। मैं ये देखकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर मेरे पास आया। उन्होंने कहा, जाओ कमरे में, थोड़ी देर में आता हूँ। मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। लगभग 10 मिनट के बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में आया। इसने मेरे घूंघट उठाया, मेरी मुंह दिखाई में इसने 15,000 मेरे हाथों में रख दिया। मैं इन रुपयों को अपने हाथों में रखकर चुपचाप खामोशी के साथ बैठी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरे चेहरे का सारा मेकअप बिखर चुका था। मेरी आंखों पर काजल बिखरा हुआ था और रोने की वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो चुका था। मेरे बाल भी खराब हो गए थे। मैं उजड़ी हुई दुल्हन लग रही थी और शायद मैं यही तो थी, ये उजड़ी हुई दुल्हन। वो आदमी मेरे करीब आया। मुझे मेरे फैसले पर पछताने मत देना, अच्छी बीवी बन के रहना। जो कोई भी दुनिया नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ आगे करेगा, मैं उसका हाथ को तोड़ दूंगा, लेकिन तुम भी बदले में मेरी हर बात मानना। मैंने कहा, आपने यहाँ फैसला क्यों किया? इसने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपके बेटे की होने वाली बीवी थी। फिर आपने मुझे अपनी बीवी बनाने के बारे में कैसे सोचा? इसने कहा, आप तो ऐसी बातें मत करो, भूल जाओ, अच्छा हुआ था तुम मेरे बेटे की बीवी नहीं बनी। वो बहुत असली आदमी है, बहुत बदतमीज है। इसकी परवरिश इसकी माँ ने की है। वो तो मुझे भी इज्जत नहीं देता। कहता है कि मुश्किल वक्त में बाबा ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए इसके बारे में मेरे सामने कोई भी बात मत करना और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अलग घर में ही रखूं। कहीं ये ना हो कि वो आते जाते तुम पर नजर रखे। मैं खामोश हो गई। इतना कहकर मेरे शौहर बेड से उठ गए और वो अपने जिस्म से शर्ट को उतारना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपना शर्ट उतारा, मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो रात जब मेरे साथ जबरदस्ती हुआ था तो मैंने ये चिड़िया देखी थी। मेरी आंखों के सामने एक चिड़िया आई थी। चिड़िया का परछाई था। मुझे वही चिड़िया नजर आई और मैं सब कुछ समझ गई, क्योंकि मेरे साथ जुल्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा होने वाला ससुर था और इसके हाथों पर चिड़िया का टैटू बना हुआ था। मैं इनसे दूर दूर हटने लगी। उन्होंने कहा, क्या हो गया है, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस वो तुम थे। इसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, वो तुम ही थे। इसने कहा, कैसी अजीब बातें कर रही है, पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, हाँ तुम ही थे। मेरी नजर उस चिड़िया के निशान पर थी और मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था। मैंने कहा, इस रात छत पर जो भी मेरे साथ हुआ वो करने वाला तुम ही हो। मैं वहां से जाने लगी कि तभी इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसने कहा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पेट में मेरा बच्चा है और मैं ही तेरा शौहर हूँ। आप अपनी माँ की इज्जत बचाओ और चुपचाप अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजार दो। बस अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने एक गर्दान उठाया और इस शख्स के सर पर से मारा और मैं वहां से भाग गई। सीधे अपनी माँ के पास आई और इसे सब कुछ बता दिया। मेरी माँ हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे आपकी कसम, आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। और मैं भी सोच रही थी कि ना जाने कौन था जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे मेरा मुजरिम मिल गया है और आदमी मकबूल है। इसने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया। इसने मुझ पर गंदी नजर रखी थी। इसने जब से मुझे देखा इसकी नीयत खराब हो गई। इसने मेरे साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि मैं इसके बेटे से शादी ना करूं, बल्कि इससे शादी करूं। अगर वो ये सब ना करता तो मेरी शादी इसके बेटे के साथ होती। इसलिए इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था ताकि मेरा तमाशा बन जाए और वो सबके सामने मेरा हाथ थामकर महान बन जाए। मेरी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा कि मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने जल्दी जल्दी में तेरे साथ क्या कर दिया, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस आदमी पर केस कर देंगे। ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुझे इस आदमी के हाथों नहीं पड़ने दूंगी। हमने इस आदमी पर केस कर दिया। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। शायद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते, पर अभी केस चल रहा है। ये सब मैं बच्चे का कसूर नहीं था। मैं बच्चे को पैदा करूंगी, इस दुनिया में लेकर आऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन बस तसल्ली है तो इस बात की कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। लोगों को पता है कि बुरा मेरे साथ होगा है, लेकिन फिर भी बातें करते हैं। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं, बस मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत से काम लेने की जरूरत है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अब सोच लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। मेरी माँ का साथ और इनकी हिम्मत मेरे लिए बहुत जरूरी थी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद केस दर्ज करवा दिया तो
तो फिर पुलिस ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं हर एक डिटेल को याद करने की कोशिश कर रही थी, जो भी मैंने इस रात देखा और महसूस किया, सब कुछ पुलिस ने मुझे सपोर्ट दिया और कहा आपको डरने की जरूरत नहीं। इस बात में मुझे थोड़ा इस आदमी पर विश्वास दिया। मेरे केस की सुनवाई का दिन आया और मैं कोर्ट में गई। जब मैंने अपना बयान दिया तो मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन माँ ने जितनी हिम्मत दे रखी, मैंने बताया कि मेरा वो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मेरे लिए खौफ है। कोर्ट में सब लोग सुन रहे थे। इनकी आंखें मुझ पर ठहरी हुई थी। वो आदमी वहां खड़ा था, इसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन इस बार मुझे इससे डर नहीं लग रहा था। मेरे बयान के बाद मेरी माँ खुद को संभालते हुए बोली, ये लड़की मेरी बेटी है, इसने जो भी झेला है इसकी कहानी सुननी चाहिए। मेरे दिल में खुशी थी कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी थी। कोर्ट की सुनवाई के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि इन सभी लड़कियों के लिए भी लड़ना है जो ऐसे ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मुझे खुद पर विश्वास था और मैं चाहती थी कि मेरी कहानी दूसरों तक पहुंचे, ताकि वो भी समझ सके कि इन्हें कभी अपने हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोर्ट का फैसला आया तो मेरी माँ और मैं खुश थी। मकबूल को सजा मिल गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि इस सब के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ नया शुरू करना होगा। मैं अपने बच्चों को पैदा करने का फैसला किया और इस बार मुझे अपने लिए सोचना था। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं अब नई शुरुआत करनी चाहिए, तुम्हें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। मैं खुद से कह रही थी कि मुझे ना सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि अपने लिए भी जीना है। दिन बीते गए और मैंने अपने बच्चे को देखभाल करते हुए सोचा कि मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मेरा बच्चा मेरी जिंदगी का नया रोशन पालू था। जब मैंने इसे गोद में उठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई है। मैं एक अनाथ आश्रम में काम करने लगी। वहाँ पर जितने भी अनाथ बच्चे थे उन बच्चों का मैं देखभाल करने लगी। वहाँ पर मेरी मुलाकात अमजद लड़के से हुई। इस लड़के को मेरी सारी हकीकत पता थी। एक दिन वहाँ मेरे पास आया और इसने आगे से आकर कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरा हाथ थामना चाहता है और मेरे बच्चे के साथ मुझे अपनाना चाहता है। दोस्तों, आप ही मुझे बताइए, क्या मुझे अमजद से शादी कर लेनी चाहिए? क्या मुझे अपने बच्चे के साथ ही अकेले जिंदगी गुजारना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।